आशा नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जर्नल द साइंटिफिक टेम्पर में रिसर्च आर्टिकल्स भेजने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट कैसे तैयार करें, क्योंकि इतने सालों के पब्लिकेशन के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे करके एक जो क्लासिकल पैटर्न होता है लिखने का, परंपरागत तरीका, उसे कुछ इंस्टीट्यूट्स या तो ठीक से बता नहीं पा रहे हैं या रिसर्च स्कॉलर उसको बहुत हल्के से लेते हैं, कैजुअली टेकअप करते हैं, जिसकी वजह से रिसर्च पेपर सही नहीं आते हैं। जब मैन्युस्क्रिप्ट सही नहीं आती तो रिव्यू प्रोसेस से पहले ही वो डिक्लाइन कर दी जाती है। साइंटिफिक टेम्पर का ये नियम है कि अगर मैन्युस्क्रिप्ट गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बनाई गई है तो उसे हम डिक्लाइन कर देते हैं, पीयर रिव्यू के लिए भी नहीं भेजते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि काम इतना अच्छा है, पेपर का रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन चूंकि इन्होंने प्रेजेंटेशन सही नहीं किया है, इस वजह से काम वापस कर देते हैं और उसको दोबारा नहीं लेते हैं। क्योंकि आप रिसर्च तक चले गए और बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं जानते लिखना, तो फिर ये लगता है कि किसी न किसी स्टेज पे आदमी थोड़ा सा इग्नोर किया है। तो इस प्रवचन के बाद हम खास बात आपको बताना चाहते हैं। पहले हम ये बताते हैं पेज लेआउट क्या होना चाहिए हमारे साइंटिफिक टेम्पर के लिए। तो पेज लेआउट नॉर्मल A4 साइज पे आप ले लीजिए, और फॉन्ट हम लोग वर्दाना फॉन्ट यूज़ करते हैं, 12 पॉइंट वर्दाना। स्पेसिंग 1.15 रखिए या 1.5 रखिए। वाइड मार्जिन रखिए दोनों तरफ या नॉर्मल मार्जिन रखिए, और इस चीज़ को आप टाइप करके और अपलोड करिए। अब कंपोनेंट क्या होना चाहिए कि देखिए, पब्लिकेशन के लिए मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक होती है रिसर्च आर्टिकल, दूसरी होती है रिव्यू आर्टिकल। तो एक रिसर्च स्कॉलर को रिसर्च आर्टिकल छपवानी होती है, जिसको आप लोग रिसर्च पेपर भी कहते हैं। अच्छा, अब रिसर्च पेपर के क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। तो पहली चीज़ है टाइटल, उसका शीर्षक, जिसे आप या आपके सुपरवाइज़र चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसे आप लिखते हैं। उसके बाद हम लोग भी देख लेते हैं, हमको ये राइट होता है, एडिटोरियल बोर्ड को या एडिटर को राइट होता है कि आपका टाइटल हम अपने से कम ज़्यादा ये सब कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसको करते नहीं। अगर बहुत मिसमैचिंग टाइटल है तब उस पर आपसे इन्फॉर्म करके आपको कंसेंट ले करके उसको चेंज किया जाता है इम्प्रूवमेंट के तौर पे। तो सबसे पहले आप टाइटल लिखिए। टाइटल के बाद जितने भी ऑथर्स हैं वो अपना नाम लिखें, पूरा नाम लिखिए, एब्रिविएशन नहीं लिखिए, ABCD मत लिखिए, आप पूरा नाम लिखिए। और फिर किस डिपार्टमेंट में आप हैं वो लिखिए, किस यूनिवर्सिटी में है या किस कॉलेज में है या किस इंस्टीट्यूट में है उसको लिखिए। इसका पूरा नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं NBFGR, तेना लिखिए, उसको आप पूरा लिखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। उसके बाद वहाँ का पिन कोड लिखिए, सिटी लिखिए, स्टेट लिखिए, कंप्लीट एड्रेस लिखिए। उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है उसका ईमेल होना चाहिए, तो उसके नीचे आप लिखिए करस्पॉन्डिंग ऑथर ईमेल। और उसके बाद एक रनिंग टाइटल होती है। रनिंग टाइटल आप 4, 5, 6 वर्ड्स का लिख दीजिए। रनिंग टाइटल क्या होती है, एक जैसे मान लीजिए कि आपकी टाइटल है वो बहुत स्पेसिफिक होगी, लेकिन इसको इन शॉर्ट बुलाने के लिए, पहचान के लिए रनिंग टाइटल कुछ कम शब्दों की लिखी जाती है।
तो उसको लिखिए आप नहीं लिखे रहते हैं तो हम लोग उसको दोबारा जब आपके पास गैली प्रूफ भेजा जाएगा तब क्वेरीज करके फिर कहते हैं कि आप एक रनिंग टाइटल प्रोवाइड करिए। और इसके साथ ही साथ आप लिखिए, आर्टिकल टाइप में आपको लिखना पड़ेगा कि ये रिसर्च आर्टिकल है कि रिव्यू आर्टिकल है। तो उसके नीचे आप हेडिंग दे करके या सबसे ऊपर ही लिख दीजिए कि आर्टिकल टाइप, उसके बाद लिखिए रिसर्च आर्टिकल। तो अभी तो हम रिसर्च आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपको ये लिखना होता। अब इसके बाद शुरू होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बहुत लोग एब्स्ट्रैक्ट, समरी, इंट्रोडक्शन ये सब में फ़र्क नहीं समझते हैं। इसके लिए भाई बताया क्या जाए, आप बहुत अच्छे राइटर का रिसर्च पेपर पढ़िए और देखिए कि उन लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा। इसका मतलब ये है, हिंदी में सारांश कहते हैं कि आपका जो रिसर्च पेपर है, अगर कोई रीडर उसको हाथ में लेके पढ़ना चाहता है तो उसी एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ करके वो समझ जाए कि उस पेपर में क्या है, मतलब क्या काम किया गया है, किस तरीके से काम किया गया है, और क्या एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस हैं और क्या आउटकम है। सब हम अपने साइंटिफिक टेम्पर में 150 से 250 वर्ड्स का एक सिंगल पैराग्राफ में एब्स्ट्रैक्ट इनवाइट करते हैं। बहुत लोग हेडिंग में देते हैं, बहुत लोग ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट देने का भी आजकल प्रचलन हो गया, लेकिन वो सब नहीं, हमारा वही क्लासिकल पैटर्न है। आप एक सिंगल पैराग्राफ में 150 से 250 यानी 150 to 250 वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट आप दीजिए। उसके बाद कीवर्ड्स होता है, आप 5, 6, 7, 8 कीवर्ड्स दे सकते हैं। कीवर्ड का मतलब ये है कि अगर कोई सर्च करना चाहता है तो वो वर्ड्स डाले तो आपका पेपर इंटरनेट पे आप दिखाई पड़ जाए, सर्च में आ जाए, ताकि और लोग उसको पढ़ सकें। तो आप अपने वर्क से रिलेटेड कीवर्ड डालिए, लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आर्टिकल की जो टाइटल है उससे भी आप कम से कम 2 या 3 वर्ड्स ले लीजिए, वो कीवर्ड में होना चाहिए। तो 2-3 वर्ड टाइटल से ले लिया, 2-3 वर्ड रिलेटेड और लिख दिया, कीवर्ड हो गए। फिर इसके बाद मोटा मोटा क्या हेडिंग होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, परिचय दीजिए। उसके बाद मटेरियल्स एंड मेथड्स, फिर उसके बाद लिखिए ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट, फिर उसके बाद डिस्कशन के बाद आप लिखिए कंक्लूजन्स के बाद लिखिए एक्नॉलेजमेंट के बाद लिखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में लिखिए रेफरेंसेस। अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग एक्नॉलेजमेंट नहीं लिखते हैं। देखिए, कुछ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं जिसे जर्नल को फॉलो करना पड़ता है, तो ऑथर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करे। तो एक्नॉलेजमेंट आपको लिखना है जिसमें मेनली फाइनेंशियल लिखा जाता है कि आपको अगर कहीं से कोई ग्रांट मिली है, कोई स्कॉलरशिप मिली है, तो उस फंडिंग एजेंसी को आप एक्नॉलेज करिए। और उसके साथ साथ आपने जहाँ काम किया है, जिस डिपार्टमेंट में किया है, जिस इंस्टीट्यूट में किया है, उस डिपार्टमेंटल हेड को करिए या वाइस चांसलर को करिए या अपने सुपरवाइज़र को करिए, या कहीं आपने जा कर के टेक्निकल कोलैबोरेशन लिया है। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया है जिसके लिए आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना पड़ रहा है, तो आप उस इंस्टीट्यूट को एक्नॉलेज करिए। और उसके बाद होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो एक आथर है या को आथर्स हैं और कोई सिस्टम है जिसमें आपका रिसर्च जुड़ी हुई है, तो आगे चल में उसमें कोई ऐसा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसको क्लियर किया जाता है और एक तरीके से इसमें सबका एग्रीमेंट होता है। और कभी कभी हम लोग इनवाइट करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आथर भी उसी के नीचे आप लिख दीजिए कि कई आथर हैं तो किसने क्या किया आप उसमें पूरा लिखिए। रेफरेंस सेक्शन हम लोग लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4 डाल देते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग के बच्चे।
तो हम लोग 1 2 3 4 नहीं लेते। जहाँ आप 1 लिखेंगे इन टेक्स्ट, इसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहा जाता है। जैसे कोई बातचीत आप लिखते गए और किसी का रेफरेंस, तो आप 1 डाल देंगे और नीचे रेफरेंस सेक्शन में आप 1 लिखेंगे और उसके बाद वो पूरा रेफरेंस लिख देंगे डिटेल। नहीं तो इस तरह से नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए, 1 की जगह पे आप आथर का नाम लिखिए ब्रैकेट में, सरनेम उसका, और कामा लगाइए और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखिए और ब्रैकेट क्लोज करिए। ये होना चाहिए। तो 1 2 3 ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पेपर तुरंत वापस कर दिया जाएगा। तो अब यह ध्यान रखने की बात है कि चाहे हम इंट्रोडक्शन में लिखें या हम डिस्कशन में लिखें, कहीं भी जहां हम कोई साइटेशन करेंगे, किसी का रेफरेंस वहां पे साइट करेंगे, तो हम 1 2 3 4 नंबर नहीं देंगे। वहां पे हम ऑथर का नाम देंगे और कामा लगाएंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हमें बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डिटेल्स नहीं देना है कि शुरू से, कि आप शुरू हो गए कि पृथ्वी आग का गोला थी या आदमी जंगलों में रहता था। ऐसा नहीं भाई। देखिए, जो आपका आदमी रिसर्च पेपर पढ़ रहा है ना, तो सब वो जानता है। आप पेपर लिखते ये समय ध्यान रखिए कि हमारे पेपर को पढ़ने के बाद रीडर को क्या मिला, नई चीज़ क्या मिली। जो पहले से जानता हिस्ट्री वहाँ आप क्यों लिखें? अपने वर्क से रिलेटेड रिलेवेंट हिस्ट्री लिखिए, लेटेस्ट 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, बस, उससे पहले का नहीं। और विद रेफरेंसेज, अननेसेसरी अवॉइडेबल डिटेल्स मत डालिए, नहीं तो आपका इम्प्रेशन ख़राब होता है रिव्यू प्रोसेस में, कि आपने जर्नल के पेजेज बिना मतलब बर्बाद करिए। ध्यान रखिए, ये रिसर्च जर्नल है, कोई वो महाभारत की किताब नहीं है कि कुछ भी लिखते चले गए। तो इसकी एक एक वर्ड्स की, एक एक पेज की, एक एक इंच की बहुत वैल्यू होती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो लिख रहे हैं, जो छप रहा है, वो बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिलेवेंट है वही लिखिए। उसके बाद मटेरियल्स एंड मेथड्स में बहुत लोग अवॉइड करते हैं। आजकल देखने में आता है कि लोग एब्रीविएशन मार जाते हैं, सही नहीं लिखते। तो साइंटिफिक टेम्पर में आपको स्टेप बाय स्टेप, आपने जैसे एक्सपेरिमेंट किया है, जो मेथडोलॉजी यूज़ किया है, जो टेक्निक यूज़ किया है, जो फार्मूला यूज़ किया है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, उसको बहुत ही क्लियरली आप लिखते चले जाइए। जैसे आपने काम किया है उसको पूरा डिटेल लिखिए और प्रॉपरली एक्नॉलेज करिए। जैसे मान लीजिए स्टैट में आप लगाते हैं SPSS, तो उसमें आपने कौन सा वर्जन SPSS का चूज़ किया है वो बताइए, यूज़ किया है वो लिखिए। वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिला वो लिखिए। अगर किसी टीचर की लैब में आप लिखें तो लिए हैं, यूज़ किए हैं, तो आप प्रोफेसर को एक्नॉलेज करिए कि हमने SPSS का ये वर्जन यूज़ किया है और ये हमको यहाँ से मिला, लिखिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी हो आपके पेपर में, क्लैरिटी हो, पढ़ने वाले को इतना अच्छा लगे कि हाँ भाई ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत क्लियर है, और इसको पढ़ करके हम जो है इसी तरह से अपना काम करेंगे। फिर उसके बाद आता है रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन। तो एक ही चीज़ है, कहीं रिजल्ट लिखा जाता है, कहीं ऑब्जर्वेशन। थोड़ा मोड़ा फ़र्क है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिखिए, चाहे रिजल्ट लिख लिए, चाहे ऑब्जर्वेशन लिखिए, एनालिसिस मत लिखिए। कुछ लोग रिजल्ट ऑब्जर्वेशन एनालिसिस लिख देते हैं, वो नहीं। तो इसमें पूरा जो रिजल्ट आपको मिला है उसको आप लिखते जाइए, वर्ड्स में लिखिए। आप ग्राफ दीजिए, वहाँ पे टेबल दीजिए, चार्ट दीजिए, पाई चार्ट दीजिए, हिस्टोलॉजिकल वर्क है, फोटोग्राफ दीजिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दीजिए। वेल प्रेजेंटेड ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट सेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है डिस्कशन। डिस्कशन बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं। किसी रिसर्च पेपर या थीसिस की जान जो है वो डिस्कशन पार्ट ही होता है। तो डिस्कशन लिखने के लिए भी मैं आपको कहूँगा कि जो बहुत ही मैच्योर प्रोफेसर्स रहे हैं, उनके रिसर्च पेपर हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, या आप दूसरे टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आप समझ सकते हैं तो रिसर्च पेपर ले लीजिए और उसमें देखिए कि उन लोगों ने डिस्कशन कैसे लिखा है। कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूँ मोटे तौर से। डिस्कशन का मतलब ये है कि जो आपने काम किया है आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बात कह करके।
तो कोई काम आप क्यों करते हैं, पहले तो वही आपको जस्टिफिकेशन देना होता है, जो आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दिए रहते हैं कि ये काम बहुत रिलेवेंट है, इस काम में नॉलेज गैप है और लैकुना जिसे हमें पूरा करना है। तो आप रेफरेंस देते हुए बताइए कि ये काम इन्होंने किया था, इन्होंने किया, ये कमी है इसलिए हमने काम शुरू किया, और ये काम में हमने ये टेक्निक्स लगाया जो इनके अनुसार डेवलप हुई थी। सब आपको साइटेशन देना है, रेफरेंसेस देते जाना है ब्रैकेट्स में। फिर अब आप रिजल्ट का भी उसमें करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो इस लाइन पे इन्होंने काम किया, इनको ये रिजल्ट मिला, इनको ये रिजल्ट मिला। जहाँ आप लिखेंगे इनको ये रिजल्ट मिला तो उसके तुरंत बाद ब्रैकेट में साइटेशन, यानी ऑथर का नाम कामा ईयर ब्रैकेट क्लोज। फिर उसी तरह से लिखते जाएंगे तो आप लिखेंगे हमको ये रिजल्ट मिला। फिर आप उसके नीचे लिखेंगे कि क्योंकि हमारा वर्क इसी थीम पे है तो ये रिजल्ट जस्टिफाइड है, और हमारा भी रिजल्ट जो है उनके पैटर्न पे ही है, तो इसलिए हमारा भी सही है, उससे अच्छा है। आप बताएंगे वो जो उनको नहीं मिला वो मुझको मिल गया है। कुछ रिजल्ट कंट्राडिक्टरी होते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इनको रिजल्ट ये मिला लेकिन हमको ये मिला है ना। तो आप वहाँ ये सही है गलत नहीं लिखेंगे, आपको वहाँ ये लिखना है कि उनको ये मिला था, एविडेंस देंगे यानी साइटेशन देंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि हमको ये मिला है। तो जो आप लिखेंगे ये मिला है, अपना ऑब्जर्वेशन का टेबल, चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ, माइक्रोग्राफ आप वहाँ पे साइट करेंगे कि हाँ बताएंगे टेबल नंबर 1 या 2 या जो भी है में जो चार्ट या जो रिजल्ट हमने दिखाया है वो हमको ये मिला है, हाँ लेकिन वो मिला था। इस तरह से इस तरह डिस्कशन आप करते जाएंगे, टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट अपने सारे रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे, और अंत में आप कंक्लूडिंग पैरा में आप लिखेंगे कि इस तरह से हमारा काम जो है ये शो करता है, जस्टिफाई करता है। उसके बाद कंक्लूजन्स दिया जाता है, आप कंक्लूजन दे सकते हैं पूरे वर्क का अपने, और छोटे